हेलो डियर स्टूडेंट, ग्लोबल एक्सेस ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम का अब तक मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 1 से 25 तक हम सब बात कर चुके थे। अब हम सब पार्ट 3 में बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 26 से। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओ तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 26 को पढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। अगर आप सोच रहे हैं प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी के बारे में आंसर, तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली जो रोग है वो एनीमिया है। एनीमिया का जो अर्थ होता है वो शरीर में खून की कमी होना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में खून की कमी या खून की जो मात्रा है उसको बताता है। पुरुषों के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है उसके रक्त में 12 से 16% होनी चाहिए और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से 14% होनी चाहिए। ये बीमारी तब होती है जब हमारे शरीर के रक्त में आरबीसी के नष्ट होने का दर अधिक हो जाता है और निर्माण का दर कम होता है। ये बीमारी किशोरावस्था और रजोनी वृत्ति के बीच की आयु में सबसे अधिक देखा जाता है। ये भारत में गर्भवती महिलाओं में लगभग 80% देखी जाती है। इस बीमारी का एक मुख्य कारण जो है वो है मानसिक स्राव। इसके कारण शरीर में खून की कमी हो जाना। इस बीमारी के लक्षण क्या है, इस पे हम सब बात कर लेते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में जैसे जीभ, नाखून, पलकों के बीच सफ़ेदी होना, कमजोरी आना, बहुत अधिक थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, हृदय की गति का तेज हो जाना, चेहरे और पैरों में सूजन दिखना। इस बीमारी के उपचार के लिए अगर हम सब बात करें तो इस बीमारी के उपचार के लिए लौह तत्व युक्त पदार्थ का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है और विटामिन ए, विटामिन सी वाले फ्रूट्स का यूज़ करना भी आवश्यक है। तो आइए हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा जा रहा है आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। मतलब कि पादप जो कोशिका है, पादप में जो जाइलम उत्तक होते हैं तो वो उस उत्तक का कार्य क्या है। तो हम सब जानते हैं कि पादप में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो यहाँ पे जाइलम पे है। जाइलम का उत्तरदायी या कार्य क्या है, जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, एमिनो अम्ल का वहन करना या ऑक्सीजन का वहन करना। अगर आप सोच रहे हैं प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए के बारे में, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वहन करने के लिए होता है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। तो आइए हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में कूटपाद में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। क्योंकि अमीबा में कोई भी चलायमान नहीं होता है, ना ही भोजन ग्रहण करने के लिए कोई अंग होता है। तो अमीबा कूटपाद का ही प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में और भोजन ग्रहण करने के लिए करते हैं। तो आइए हम सब इस पे भी बात कर लें, आखिर अमीबा खाता क्या है। अमीबा शैवाल, डायटम के छोटे छोटे कण ये सब खाते हैं। और अमीबा कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है, ये मृदु जल में खासकर पाए जाते हैं।
तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे बात कर लेते हैं। 29 में आप देख सकते हो, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, अपघटन क्रिया के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। अगर हम सब बात कर लें ऑक्सीजन की मात्रा का वायुमंडल में, तो ये 21% पाया जाता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे बात कर लेते हैं। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन है पत्तियों में। तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को ही हम सब क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इससे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो गैस है उसका आदान प्रदान पेड़ पौधे स्टोमेटा के द्वारा ही करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे बात करते हैं। मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है। तो मानव हृदय का औसत संकुचन दाब 120 mm मरकरी होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसको हम सब कैसे पढ़ सकते हैं? 120 mm यानी कि मिलीमीटर मरकरी, 120 मिलीमीटर मरकरी। तो आइए हम सब चलते प्रश्न नंबर 32 पे बात कर लेते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो अगर आप सोच रहे होंगे ऑप्शन ए के बारे में, पत्ती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो एक प्रक्रिया होती है वो कैसी है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे बात करते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण में है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे बात करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है और सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पे बात करते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 36 के बाद अब हम सब चलते हैं 37 पे बात करते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अगर आप ऑप्शन डी के बारे सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे बात करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पे बात करते हैं। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं? लेटेक्स, रेजिन, गोंद या टैनिन? इसका सही आंसर है
लेटेक्स, लेटेक्स पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे बात करते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमारे शरीर में जो यूरिया का प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नली से या वृक्क से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यकृत से। यकृत से जो होता है यूरिया का हमारे शरीर में प्रवेश होता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होती है रात में, दिन में, रात दिन में या सुबह शाम? इसका सही आंसर है दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश का होना अनिवार्य है, इसलिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जल या एमिनो अम्ल के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है भोजन के लिए। पादप में फ्लोएम भोजन संवाहक होता है। इट मीन्स कि अगर पौधे में भोजन का निर्माण हो चुका है तो फ्लोएम भोजन को सभी उसके जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचाता है। और फ्लोएम ये दो दिशाओं में भी ये गति कर सकती है। तो फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकती है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकती है, लेकिन जो जाइलम का जो कार्य होता है वो एक ही दिशा की ओर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पे बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। प्रश्न नंबर 44 पे बात कर लेते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं प्लाज्मा के बारे में तो प्लाज्मा बिल्कुल सही है। प्लाज्मा ये रक्त का घटक है जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पे बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरित लवक। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पे बात कर लेते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या बोमेन संपुट? इसका सही ऑप्शन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर में वृक्क दो पाए जाते हैं, जिसको हम सब दूसरे भाषा में या उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं और इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल? अगर आप सोच रहे हैं लीवर के बारे तो बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर होती है। प्रश्न नंबर 48 पे बात करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौरप्रकाश, जल? तो इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। बाकी आप स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सौर प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। इसमें से एकमात्र पदार्थ ऑक्सीजन है जिसमें स्वपोषी प्रयोग नहीं करता है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 39 पे बात कर लेते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर है
कूटपात के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। इट मीन्स कि अमीबा अपने भोजन को कैप्चर कूटपात के थ्रू करता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50 में पूछा जा रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे एडीपी को सबसे पहले हम सब जान लेते हैं। ये एडीपी क्या होता है। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और हम सब एक और जानते होंगे एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडीपी क्या होता है, ये एडीपी क्या होता है कि जब हम सब एटीपी का जब जल के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ पे दोनों H2O के साथ जब ये कंबाइन करता है तो ये क्या बना देता है, ये एडीपी बनाता है, एडीपी। और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया आपको एडीपी। और एडीपी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये कितना होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल मोल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरे प्रश्न और उसके हल आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अन्य वीडियो आपके लिए बनाऊं और आप इससे लाभ प्राप्त करें। थैंक्स।